हाँ भाई, तो वापस आ गए रेंज पर, और ये रेंज वाला पॉइंट जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था। तो नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज ऑफ फंक्शन, इट टेल्स यू द कवरेज ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस, राइट। sin x की रेंज क्या होती है? -1 to 1, दैट मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x is -1 and the maximum value of sin x is +1 for real inputs, for the real values of x. Sin 30 is half, sin 45 is 1/√2. If you give sin a real input, if a real angle, sine of a real angle will always lie between -1 and 1. So similarly, and this one is actually easy. Range of trigo थोड़ी tricky थी, but range of quadratic actually बहुत easy है. सबसे पहले हम लोग range of quadratic, point number 1, we'll discuss range of quadratic for every input. You know, quadratic का input कुछ भी हो सकता है, right? If I'm looking at this type of function, चलो भाई, ax² plus bx plus c. डोमेन रेंज के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था। डोमेन का मतलब होता है the possible set of values of x for which y is defined, and you know कि x की हम वैल्यू यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 2 3 5 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will always get a real value, a defined value for y. तो यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ y आती हैं वही ऑब्वियसली जो वैल्यूज ऑफ y आती हैं वही हमारी रेंज है, ठीक है। अब रेंज के लिए एक बार फिर हम ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का वो रेफर कर सकते हैं ना। चलो एक बार ग्राफ बनाते हैं, रैंडम ग्राफ बना दो। मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, दिस इज y एक्सिस। ऑब्वियसली अगर ग्राफ ऐसा है तो a greater than 0 होगा, राइट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कवरेज ऑफ दिस ग्राफ ऑन y एक्सिस? y एक्सिस पर ये मिनिमम किस वैल्यू पे जा रहा है और मैक्सिमम, x की बात नहीं हो रही है, रिमेंबर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो y एक्सिस पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? कैन यू टेल मी? सर मैक्सिमम तो इंफिनिटी। Correct. This graph is heading upwards. It goes to plus infinity. On y-axis, it goes to plus infinity. Undoubtedly, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, और उसके लिए मैं ग्राफ की जरूरत भी नहीं है। अगर a पॉजिटिव है, देखो अगर हमने x को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया या माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, हमको पता है कि ax² विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी। तो y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। व्हाट अबाउट इट्स मिनिमम वैल्यू? y एक्सिस वर्टेक्स पर रहेगा सर, सी -b/2 है, कोऑर्डिनेट -b/2 है। -b/2 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइनस d/4 है, √d/4 है। करेक्ट। तो हम यहाँ पर अगर वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट देखें, इट इज -d/4 है। सो -d/4 है इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ऑफ y। देखो y तो क्वाड्रेटिक है, y इज क्वाड्रेटिक। तो कैसे लिखोगे अपने रेंज? क्या लिखोगे इस क्वाड्रेटिक की रेंज? फ्रॉम -d/4 टू प्लस इंफिनिटी। इजी है ना? फ्रॉम -d/4 टू प्लस इंफिनिटी। सो ये तो सबके लिए होगा ना, बस प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी चेंज हो सकते हो, ये पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। तो हमारा पहला पॉइंट है फॉर x बिलोंग्स टू r, और इसमें भी केस लिख देते हैं। केस 1 if a is greater than 0, यानी if it सर is तो अगर हम लीनियर की बात करते हुए लीनियर इक्वेशन की, तो उसकी रेंज हमेशा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहेगी ना, क्योंकि हमेशा रहेगा। अगर लीनियर एक्सप्रेशन है और वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, देखो केवल एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है अगर ये लाइन ऐसी चली जाए हॉरिजॉन्टल। तो देख रहे हो इसका जो कवरेज है y एक्सिस पे वो केवल एक ही पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट 1 है 2 है जो भी है। अदरवाइज तुम जो भी लाइन बनाओगे, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन लोगे, वो -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अपनी वैल्यूज कवर कर लेगा, ठीक है। सो इफ a is greater than 0, range of ax² plus bx plus c will be what? -d/4a to plus infinity. Something you can remember, इसको याद रख सकते हो। वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज वर्टेक्स के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स याद करने को बोले गए थे, और वर्टेक्स की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने ये लिखवाया भी था कि वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ, क्या फर्क पड़ता है, तो रेंज है ना।
अगर डिस्क्रिमिनेंट कभी नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा रियल ही होगा ना, बिकॉज हमने जो एबीसी लिए हुए हैं वो हमेशा हमने रियल लिए हुए हैं। जहां तुमने इमेजिन नंबर्स की बात की वहां पे रेंज वेंज इनइक्वालिटी कुछ भी वर्क नहीं करती है। माइनस डी बाई फोर टू इन्फिनिटी का एक इनइक्वालिटी है, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई फोर है। जैसे ही यहाँ पे कुछ अनरियल आ गया, देयर इज नो कंपैरिजन, फिर हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स ओनली, इमेजिन नंबर्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो आई थिंक केस वन सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट केस टू, टेक अ लुक एट दिस पैराबोला व्हिच इज हेडिंग डाउनवर्ड्स। अगर ये हेडिंग डाउनवर्ड्स है, कैसा भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए कट करा दिया, टच कर सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, वी आर लुकिंग एट वाई एक्सिस ओनली। एक बार फिर देखो, वर्टेक्स स्पेशल है, वर्टेक्स में क्या स्पेशल है, इस बार जो माइनस डी बाई फोर है उससे नीचे की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, राइट? माइनस डी बाई फोर टू माइनस इन्फिनिटी। हाँ, इंसर्ट उल्टा लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है। सो इन केस टू, if a is less than 0, if parabola is heading downwards, then range of ax square plus bx plus c will be minus infinity to minus d by 4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा पॉइंट है। और अभी मैं दिखाता हूँ, तुम्हें ग्राफ की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम सिंपल अलजेब्रा से रेंज निकाल सकते हो। बट एनीवेज, अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसको नोट करो, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, रेंज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये कहीं इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज से, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फिर भी हमको एक बार उसको या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर वो अपना फॉर्मूला डिराइव किया था a sin x plus b cos x के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। आगे बढ़ूं मैं? नोट कर लिया? सर ये आपने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला? a sin x plus b cos x की रेंज का फॉर्मूला तो बताया गया होगा, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया सर। तो अभी तुम लोग वहां पहुंचे ही नहीं थे, मे बैच। सर तो बोल रहे चैप्टर खत्म हो गया, बस प्रॉब्लम्स बाकी है, लेकिन ग्राफ में उन्होंने बस इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही बताया और ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं बताया। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हुआ तुम लोग, ऐसा कैसे होता है यार? नहीं सर, ग्राफ पर लेकिन हमारे टेस्ट में एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं रेंज के। एक लेक्चर हुआ था सर रेंज पे, ये मे बैच वाले लेक्चर हुआ था सर। हुआ था ना, मुझे मैंने डिस्कस किया होगा रेंज पर। एक तुम्हारा लेक्चर हुआ है, मैं पूछता हूँ, अगर नहीं हुआ है तो फिर इस वीक में लगा होगा लेक्चर तुम्हारा, फिर कल होगा शायद, कल या कल था, नहीं हुआ है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली। मैं पूछता हूँ, चलो आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम सर लोग इसको अगर हम कोई क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ग्राफ में कुछ चेंज आता है क्या? अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक में कुछ टैंजेंट ही बन जाएगा ना, जो मतलब जो आंसर आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, वो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आता है, ठीक है, मान लो तुमने क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट किया, तुम्हें ऑब्वियसली एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, तो एक लीनियर फंक्शन मिलेगा। फिर वो वर्टेक्स एक की पॉइंट टैंजेंट की तरह बिहेव करेगा ना? क्या? नहीं, वो टैंजेंट का स्लोप है। जैसे ही तुम वहां पर उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे मान लो तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, 2ax plus b आ गया, ठीक है। अब तुमने एक पॉइंट लिया इस पैराबोला पे, मान लो ये पॉइंट है हमारा 1,1 और तुमने 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस पॉइंट पर पैराबोला की जो टैंजेंट होगी उसका तुम्हें स्लोप मिलेगा dy by dx से, उससे उस लाइन की इक्वेशन नहीं मिल जाएगी, उससे केवल स्लोप मिलेगा। dy by dx is the slope। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट किया, फिर जो लीनियर इक्वेशन आई हमको, उसकी अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे तो वर्टेक्स के ऊपर एक टैंजेंट की तरह बिहेव करेगी? वर्टेक्स के ऊपर टैंजेंट अगर तुम इक्वल टू 0 करोगे, ऑब्वियसली वो वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल करेगी। मतलब तुमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू माइनस b/2 आएगा,
x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है ये तो सॉर्ट ऑफ एक्चुअली इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सिस की टाइप्स है ना. एक्सिस तरह बिहेव करेगी, टेंजेंट नहीं एक्सिस तरह बिहेव करेगी. अगर तुम इस x की वैल्यू को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे क्वाड्रेटिक में तो y इक्वल्स टू आएगा माइनस डी बाई 4 है, वो उसके वर्टेक्स की टेंजेंट होगी. बट इन सब में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तुम्हें बट दिखा ये रहा तो हूँ ना. मैक्सिमा और मिनिमा हो गया ना. मैक्सिमम में हो गया, करेक्ट. देखो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा है, जैसे मान लिखा है y इक्वल्स टू. सर हाँ सर ये जो केस 2 में हमने रेंज लिखा है, अगर हम इसको माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी लिखते हैं तो कुछ गलत होता क्या? माइनस डी बाई 4 टू इन्फिनिटी तो केस 1 में आंसर है ना, हेडिंग अपवर्ड पैराबोला. अगर अगर ये जो नीचे आपने लिखा है हम दोनों का मतलब प्लेस अगर चेंज कर दे तो? नहीं, कन्वेंशन ये है कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो पहले आएगी और हाँ. जो ग्रेटर वैल्यू बाद में आएगी, वो कन्वेंशन है, उसको चेंज नहीं कर सकते. ओके. ठीक है, और कुछ? हाँ सर. चलो, तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन. जल्दी से इसका आंसर निकाल दो, बिकॉज नाउ इट कम्स टू ओनली कैलकुलेशन. थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना. प्लस माइनस 9/4 और minus 9/4 to infinity. minus 9/4 to infinity. माइनस 9/4 टू इन्फिनिटी. तो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट तुमने कैलकुलेट किया होगा, 8 आता है, सॉरी 9 आता है. सर So, थोड़ी minus- डिस्टरबेंस आ रही है. अब इसको म्यूट कर रखा है, तुमने म्यूट रखा. So d equals to 9, right? 1 plus 8 9, and minus d by 4 फॉर्म लगा, minus d by 4 to infinity because this parabola is heading upwards. चलो एक और ट्राई करता हूँ. y equals to minus 2x square minus x plus 1. और बताओ आंसर. Minus infinity to minus 9/4. माइनस इन्फिनिटी से minus 9 by minus 9/8. minus 9 minus 9 by 8. minus 9/8. minus 9/8. पक्का. minus 9/8 नहीं सर, हाँ 9 by 8 9 by 8 9 by 8 a भी नेगेटिव है. और तुम लोग बहुत काम करते हो यार. 9/8 होना चाहिए ना सर. नेगेटिव ए थोड़ा सा चेंज किया मैंने, कैलकुलेशन तुरंत गलत हो जाती है तुम्हारी. minus Plus 9/8. सर जल्दबाजी. इसीलिए होता है. प्लस सर 4 into -2 तो माइनस कट हो जाएगा. यस, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो है 1 plus 8, अभी भी 9 ही है, पिछली बार 9 है सर तो जल्दबाजी हो रही है. करेक्ट. लेकिन इस चीज में मैंने ये बहुत बार देखा है, हर बार होता है, और तुम लोग को ज्यादा ही हो रहा है. इसको ध्यान रखो कि जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो, एक बार दिमाग में डाल दो, हाँ भी अब तो ए नेगेटिव आ गया, मुझे थोड़ा कॉन्शियस रहना है. अलर्ट की तरह है तुम्हारे लिए कि भाई एक फ्लैग जो है पॉपअप हो गया, हाँ भाई ए नेगेटिव है, तो ये दिमाग में रहना चाहिए. अंडरलाइन कर लो उसको, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है. तो जैसे ही नेगेटिव साइन दिखाई दे, रिवर्स हो जाएंगे सारे साइंस, है ना. अगर माइनस आ रहा था पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा था नेगेटिव हो जाएगा. तो खैर इसका आंसर माइनस डी बाई 4 जो है वो 9/8 आएगा, और क्योंकि हेडिंग ऑनवर्ड पैराबोला है तो इसलिए आंसर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4 है, माइनस इन्फिनिटी टू 9/8. अब मुझे ये बताओ कि अगर हम ग्राफ यूज ना कर रहे होते, सपोज ग्राफ यूज नहीं कर सकते थे, मान लो ग्राफ हमें अभी क्वाड्रेटिक का नहीं पता और तुमसे इस फंक्शन की रेंज निकालने को पूछा जाता, तो तुम्हारा क्या मेथड होता? हाउ विल यू फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विदाउट यूजिंग ग्राफ और विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला? कैसे निकालते इसकी रेंज? For minimum and maximum. क्रिटिकल पॉइंट. हाँ सर मिनिमम एंड मैक्सिमम. कैलकुलस यूज मत करो. कैलकुलस यूज करोगे फिर, अब हम बेसिक चीज यूज नहीं कर रहे हैं, हम आई मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम ना कैलकुलस यूज करना तो गलत बात है ना. I want you to use something very fundamental, something very basic,
which can give सर you हम range लोग of x को इंफिनिटी डाल देते हैं. ठीक है माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा वो. हाँ माइनस इंफिनिटी आ जाएगा. व्हाट अबाउट 9/8? अच्छा ये मुझे बताओ कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने तुम्हें क्या बताया था? फर्स्ट पार्ट क्या था याद है किसी को? हाउ डू यू फाइंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? एक तो फॉर्मूला था, ट्रायंगल बना के सर एक आपने बोला था. वही ट्रायंगल वाला a sin x plus b cos x ट्रायंगल था. उसके पहले क्या था? सर रूट्स निकाल के मिड पॉइंट ढूंढेंगे रूट्स का. नो सर वाला एक बार वापस बताओ ना. क्या वापस दूं? सर ट्रायंगल वाला जो आपने मेथड बताया. नहीं वो तो ट्रिगो की बात हो रही है यहाँ पे नहीं. ट्रिगो में तुम्हें रेंज ऑफ फंक्शंस अभी मैं देखता हूँ कहाँ तक तुम्हारा हुआ है, वो डिस्कस होगा. मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ट्रिगो में जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, ट्रिगो में जिन्होंने रेंज पढ़ा था, रेंज वाला पॉइंट, उसमें दो पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट था a sin x plus b cos x की रेंज कैसे निकाली जाए. उसमें ट्रायंगल मेथड वो सब कुछ हमने किया था. पहला पॉइंट क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के 9/8 आ जाएगा. तो भाई हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. एंड वी हैव डिस्कस्ड द स्टेप्स हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर इन अ क्वाड्रेटिक. हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया, तभी मैंने एक्सप्लेन किया था. रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी एक्सप्लेन किया था. तो इस चीज को याद रखो क्योंकि सबसे बेसिक चीज है और तुम सब कुछ भूल जाओगे. अगर ये याद रखोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे. चलो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ना. इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं. मैंने सबसे पहले कहा था कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल लो, जिससे तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में दिक्कत आई ही ना. और केवल इन दो टर्म्स है, वो तो कांस्टेंट है वैसे भी. तो -2 तुमने अगर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 और बाहर आ जाएगा +1. राइट. इसके बाद अब तुम रट लो या फिर बहुत लॉजिकल सी बात है. हेलो. इसके बाद तुम्हें बताया गया था कि यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट, उसको हाफ करो. जैसे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड है तो उसका हाफ 1/4 हो गया. और उसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 1/16 और -1/16. रीजन क्या है इसका? अब तुम देख सकते हो कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमको एक 2 रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और एक तरीके से 2 से डिवाइड किया. देखो 2ab, राइट. सो 2 into x into 1/4. So these three terms will complete a square. Y equals to -2 times x plus 1/4 का होल स्क्वायर. ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर. और इसके अलावा जो टर्म बची हुई है देखो, -2 into -1/16 ये हो गया 1/8 और +1 ये हो गया 9/8. कंप्लीट द स्क्वायर से एडवांटेज क्या मिलता है? जहां पे दो अलग अलग टर्म्स थी x की, अब एक सिंगल टर्म आ गई, उसका होल स्क्वायर हो गया. नाउ इट्स वेरी इजी टू थिंक. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल क्या है? देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, बाहर जो है एक माइनस साइन है, और ये परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +∞. और बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली इसकी -∞ होनी चाहिए. वो हमको ऑलरेडी मिल ही रही थी. प्रॉब्लम हो रही थी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में, और अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना भी इजी है बिकॉज ऑलरेडी माइनस साइन है यहाँ पर. तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, जब इसकी तुम मिनिमम वैल्यू रखोगे तो क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस साइन है, हमको एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? 0, राइट. 0. तो 9/8 + 0 ऑब्वियसली आंसर 9/8 आ गया. और वो कब आ गया? जब x की वैल्यू -1/4 होगी, जब ये 0 हो जाएगा. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक ट्रिगो में भी काम कर रही थी, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वही टेक्निक क्वाड्रेटिक में भी काम कर रही है, क्योंकि दोनों ही जगहों पे मैंने जो एग्जांपल्स तुम्हें दिखाए वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से थे. वहां पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सेकंड डिग्री था, और यहाँ पे प्लेन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. तो चाहो तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो. फॉर्मूला याद रखना रिकमेंडेड है, इतना टाइम हमका सोता नहीं है. लेकिन इन केस कहीं थोड़ा भी डाउट आ रहा हो तो तुम्हारे पास याद रखना हमेशा एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने का, और उससे आंसर हमेशा आएगा. ठीक है. तो ये था भाई रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक का पहला पॉइंट. और देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था, दिस इज फॉर x बिलोंग्स टू R. और इसको लिखने का रीजन था कि जो सेकंड पॉइंट है
यहाँ पर हो सकता है कि x बिलोंग्स टू R ना हो, और यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन restricted domain, range of quadratic in restricted domain। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि भाई डोमेन पर जो इनपुट है उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग गई। डोमेन का मतलब इनपुट यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं तुम्हें सीधा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, थ्योरी हम बाद में लिख लेंगे। जैसे मान लो जो भी हमने एग्जांपल किया था पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था हमने, x² - x - 2। तो सेम क्वेश्चन पूछा है y = x² - x - 2, लेकिन इस बार जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू R नहीं, ठीक है। x की वैल्यू मान लो लिखी हुई है -1 to 2। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व किया है उसमें देखो x बिलोंग्स टू R लिखा हुआ था, सो वी वर नॉट वरीड बिकॉज इनपुट कैन बी एनीथिंग, 1 2 0 इंफिनिटी कुछ भी डाल दो। लेकिन इस बार देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट एज वेल। x कैन नॉट गो बियॉन्ड 2, x 2 से बड़ा नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी लेस देन -1, x -1 और 2 के बीच में रहने वाला है। विल इट अफेक्ट द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? डेफिनेटली, यस सर। बिल्कुल करेगा, बिकॉज हमको पहले केस में जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो +∞ मिल रही थी, बट कब मिल रही थी +∞? जब x खुद +∞ या -∞ को अप्रोच कर रहा था, और अब x +∞ या -∞ जा ही नहीं सकता। और देखते हैं ग्राफिकली, देखते हैं कि इस चेन से रेंज पे क्या फर्क पड़ा है, और उसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ एक बार फिर, पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स। अगर तुम वर्टेक्स निकाल लोगे तो बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। क्या होगा अभी इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा 1/2, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी तुमने कैलकुलेट किया ही वैसे, -d/4 पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, -9/4, -9/4। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, और यहाँ से ये हेडिंग अपवर्ड है। इसकी हमको इनफैक्ट रूट्स भी पता है। रूट्स क्या है भी इसकी? एक तो 2 है, और दूसरी रूट क्या है इसकी? -1, करेक्ट। तो ये हमारा पैराबोला बन गया, ठीक। ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 2। बाई चांस रूट्स भी वही आ गई जो इंटरवल है। अब इस चीज को ध्यान समझना, मैं जो कह रहा हूं, डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन है। जो x की वैल्यूज हैं वो -∞ से +∞ नहीं है। तो जो ग्राफ तुम्हें कंसिडर करना है वो ग्राफ कौन सा है? वो ग्राफ देखो इतना है, जो -1 से 2 के बीच में है। Look at this graph. Consider the portion of this graph. हम ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू हमेशा ये रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, एंड दूसरा जो वैल्यू है वो अगर रूट्स है तो 0 हो जाएगा। क्या मतलब जो भी उस पॉइंट पे आ रहा है, मान लो ये बाई चांस रूट हो गया, चलो मैं रूट हटा देता हूं यहाँ से। सपोज ये -2 to 1 लगाते हैं, -2 to 1, थोड़ा चेंज रखने के लिए। नॉट नेसेसरी रूट्स होना जरूरी नहीं है, कुछ तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो एक सेकंड, कोई आया क्या भाई? कुशल को प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई आज? सर हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए, उसके बाद -1 और 2 कैसा है वो बता दीजिए ना बस। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये पैराबोला प्लॉट हुआ, तुमने देखा था पैराबोला प्लॉट हुआ, पैराबोला हमने प्लॉट कर दिया, ठीक। सर वर्टेक्स अब मैंने के पॉइंट्स मिल गए, फिर -1 और वर्टेक्स 2 बन कैसे आए? अब -2 to 1 यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू -2 से 1 होगी। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि -2 पर इस पैराबोला की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो -2 रखोगे। अच्छा नहीं 4 + 2 -2 4 आ रही है ना? हाँ, तो -2 पर इसकी वैल्यू 4 कर दो। पैराबोला मान लो यहाँ पे जा रहा है, ये 4 हो गया। और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 देखो यहाँ कहीं होगा, 1 जरा सब्स्टिट्यूट करो, 1 - 1 कैंसिल, -2, 1 पर इसकी वैल्यू -2।
ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई हमको जो रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर देखना है, रेस्ट्रिक्शन के बाहर हमको देखना ही नहीं। तो जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि हमको -2 से लेकर और 1 के बीच में जो पैराबोला है केवल उसको नोटिस करना है। अब जरा -1 से 2 के बीच का जो पैराबोला है, चलो उसको शेड करते हैं। ये पार्ट है, दिस इज द पैराबोला बिटवीन -2 एंड 1, ये जो मैंने शेड किया। सर तो फिर -1 और 2 कौन से पॉइंट्स थे जहाँ से हमारा पैराबोला पास हो रहा है? -1 और 2 मैंने हटा दिया, वो उसकी रूट्स हैं। अच्छा, -1 इसकी रूट है और 2 उसकी रूट है, वो मैंने हटा दिया। अब जो पैराबोला मैंने शेड किया है, जो पैराबोला अभी तुम्हारे सामने शेडेड है, उस पैराबोला को देखो और मुझे बताओ, बताने की कोशिश करो कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। सर -9/4 -9/4 to plus 4. infinity. Not plus infinity, but बस plus 4. 4 -9/4. It is not going beyond 4, right? 4 से ऊपर नहीं गया, and it's starting from -9/4. So the coverage on y-axis is limited to -9/4. Your answer is -9/4 to 4. Range is -9/4 to 4. ठीक है ना? सर राइट साइड का फिर 1 to -9/4 भी होना चाहिए ना? कौन सा राइट साइड? मतलब पैराबोला तो मतलब डिवाइडेड है, तो आरएचएस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 1 तक गए ना। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी वो -9/4 से तो बड़ी रहेगी ना। हाँ। देखो ना, 1 रख के देखो, -2 आ रहा है, तो क्या -9/4 से 4 के बीच में 2 नहीं आता? 2 आता है या -2 आता है ना? हाँ सर। हमें बस मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को कवर करना है, उसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे आ जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात सर 3 डैश का क्या मतलब? इक्विवेलेंट टू, रेंज इज इक्विवेलेंट टू। आवाज कभी-कभी अजीब सा हो जा रहा है, लाइक एको हो रहा है। हाँ सर, मफल टाइप थोड़ा हो रहा है। मफल्ड आ रहा है, एको हो रहा है अचानक से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सर सकता आपका बैंडविड्थ लो है क्या? मे बी, चेक करता हूँ। बैंडविड्थ वाईफाई तो आ रहा है, देखते हैं अगर ज्यादा होता है तो मैं रिकनेक्ट करता हूँ। एक दूसरा एग्जांपल अपने आप ट्राई करो, ठीक है? y = x² plus x plus 4 for x belongs to 0 to 2। इसका जरा ग्राफ प्लॉट करो और अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ग्राफ प्लॉटिंग सभी को पता है। ग्राफ प्लॉटिंग में वर्टेक्स एक बार तुमने प्लॉट कर लिया ना, तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है। क्या है इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? x is -1/2 and then y will be, कैलकुलेट करो, -15/4। माइनस श्योर, माइनस +15/4। प्लस आएगा, +15/4 आएगा। चेक कर लो, प्लस क्यों? कैलकुलेट करो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना? फॉर्मूला माइनस भूल गया मैं, d/4 लिया। सो -½ को 15/4, यहां से ये हेडिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हेडिंग अपवर्ड पैराबोला है, मुझे यूज टू नहीं हो पा रहा है, मोबाइल ही सही था। -½ 15/4 हेडिंग अपवर्ड पैराबोला, ऐसा कुछ। अब जैसा हमने पिछली बार किया, नॉट कंप्लीट पैरा, नॉट एंटायर पैराबोला, ओनली फ्रॉम x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो एक मार्क करो x एक्सिस पे 0 और एक पॉइंट मार्क करो 2। 0 और 2 को मार्क करो और 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो,
2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो, इनके y कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं। 0 वाला पॉइंट जो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब्स्टिट्यूट 0, ये पॉइंट होगा ऑब्वियसली 0,4, और 2 वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो 2 रख के 10 देखो, 4 + 4 8 10 + 2,10। जरूरत लगे तो उसको शेड कर दो ऐसा, only shaded part, only that part of parabola which is lying between 0 and 2, 0 से 2 के बीच में का, उसको देखो। उस ग्राफ को देख कर मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। What is the range of this quadratic under the restriction that x belongs to 0 to 2? लेकिन y 2 तो axis 4 to excluded 10, है ना। 4 to 10, 10 excluded. 4 to 10 और 10 पे राउंड ब्रैकेट। करेक्ट आंसर है y belongs to या फिर range is equivalent to, तुम लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, ये भी ठीक है, y belongs to, और तो उसने बोला 4 included, 4 included इसलिए बिकॉज इनपुट जब एक्सक्लूडेड है तो आउटपुट भी एक्सक्लूडेड होगा। 2 10 एक्सक्लूडेड, और 10 को हमने एक्सक्लूड क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर 2 जो है इनपुट में एक्सक्लूडेड था, तो इनपुट अगर एक्सक्लूडेड है तो फिर आउटपुट भी एक्सक्लूडेड रहेगा। तो आंसर हो गया y belongs to 4 to 10। सर अब इसका एरिया मतलब ये, निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना है ना। हाँ अगर एरिया निकालना होगा तो इंटीग्रेशन। सर 10 कैसे आया, लेकिन मतलब 2,10 पॉइंट कैसे आया? 2 रख दो ना। अच्छा सर हाँ आपने बोला कि इनपुट अगर एक्सक्लूडेड है तो आउटपुट भी एक्सक्लूडेड है, हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल, जब इनपुट दिया ही नहीं तो आउटपुट मिलेगा कहाँ से भाई? अच्छा है कि ओके नहीं? कभी ओके कभी सर ऐसा होता है कि दो अलग अलग इनपुट्स पे सेम आउटपुट होता है, तो एक इनपुट अगर एक्सक्लूडेड भी है, दूसरा इनपुट अगर इंक्लूडेड होता तो हो सकता है कि आउटपुट उस केस में इंक्लूडेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम देखोगे कि 2 रखने पे 10 आता है, राइट? 2 रखने पे 10 आता है, तो यहाँ पर एक और वैल्यू होगी जिसको रखने पर 10 आएगा। वो वैल्यू कौन सी है, कोई बता सकता है? यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। कैन यू टेल मी वो पॉइंट कौन सा है? -3 -2.5 क्यों माइनस -3 क्यों? -3 सर -3 अगर रखोगे तो क्या 9 + 4 13, 13 - 3 10 है कि नहीं? सॉरी तो अगर इस इनपुट में -3 मान लो इंक्लूडेड होता बट 2 नहीं होता, फिर भी हम 10 को इंक्लूड करते, क्योंकि -3 पर भी हमको वैल्यू 10 ही मिलती है और 2 पर भी हमको वैल्यू 10 ही मिलती है। सर हम कह सकते हैं कि अगर हमें कंस्ट्रिक्टेड हुआ, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो, हमें लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन में। लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते तो फर्स्ट पार्ट में तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा जो एनालिसिस है वो फेल हो रहा है, बिकॉज -2 रखने पर हमको लीस्ट वैल्यू -1/4 नहीं मिल रही है। और ये दोनों एग्जांपल्स मैंने थोड़े डिफरेंट लिए हैं, अब तुम्हें एनालाइज करना है इसको, क्योंकि हर बार तुम ग्राफ नहीं बनाओगे। वी वांट टू डिराइव अ फार्मूला। नहीं सर, एक -d/4a होगा, ये जो मिनिमम है वो -d/4a होगा, एंड जो मैक्सिमम है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर ये थियरी है तो फिर -d/4 यहाँ पे मिनिमम नहीं, क्योंकि -d/4 यहाँ पे 15/4 था, बट हमारा आंसर देखो मिनिमम 4 आया। और अगर आप इसी क्वेश्चन में -3 से 2 तक रेंज रखते विद ब्रैकेट्स, तो फिर मेरा मिनिमम वाला पॉइंट तो -d/4a हो जाता, तभी मैं 10 इंक्लूड करती क्या? बिकॉज़ -3 तुमने स्क्वायर और राउंड कैसे लगाया? -3 पर स्क्वायर है या राउंड है? -3 और 2 स्क्वायर है, स्क्वायर है, और 2 पर 2 पे राउंड ब्रैकेट, 2 पर राउंड। ये देखो ऐसा ना, -3 to 2। यस सर। फॉर -3 to 2 y belongs to रेंज की मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्टेक्स पे आएगी, राइट? वर्टेक्स देखो इसकी वैल्यू आएगी 15/4, which will be included because obviously जो -1/2 वाला पॉइंट है वो -3 से 2 के बीच में इंक्लूडेड है। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की। 2 पर भी इसकी वैल्यू 10 है और -3 पर भी इसकी वैल्यू 10 है। 2 इज एक्सक्लूडेड, तो ऐसा लगता है कि 10 एक्सक्लूड करना चाहिए, बट -3 इज इंक्लूडेड। तो अगर एक भी इनपुट इंक्लूडेड है जिस पे हमको वैल्यू 10 मिल रही है, तो 10 विल बी डेफिनेटली इंक्लूडेड। तो यहाँ पर और वाली बात है, इट इज -3 और 2,
if at least one of the values is included, then output will be also included. अब suppose यहाँ पे दोनों ही round bracket होते, यहाँ पर भी square bracket नहीं होता, round ही bracket होता. अब -3 वाला point भी exclude हो गया, 2 तो already excluded था, तो अब हम 10 include नहीं कर सकते, 10 को यहाँ पर exclude रखेंगे. ठीक है? तो जब भी तुम्हारा इनपुट इंक्लूडेड है तो आउटपुट एक्सक्लूडेड, आउटपुट भी इंक्लूडेड है, और जब इनपुट एक्सक्लूडेड है तो आउटपुट भी एक्सक्लूडेड है. अगर मल्टीपल इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है तो उसमें देख लो एक बार, अगर एक भी इनपुट इंक्लूडेड है तो आउटपुट डेफिनेटली उसका इंक्लूड ही रहेगा. ठीक है? अगर वो वेवी ग्राफ वाला मेथड था ना, तो उसमें जो वैल्यूज आते थे, अगर एक डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है और न्यूमरेटर में भी एक वैल्यू है x का, वो जब फैक्टराइज करते हैं तो सर जो डिनोमिनेटर में अगर वो वैल्यू आ गया तो फिर वो एक्सक्लूड कर देते थे सर. डिनोमिनेटर में आ गया एक्सक्लूड कर दे. यहाँ डिनोमिनेटर आ ही गया ना. यहाँ पहली बात तो कोई इनइक्वालिटी नहीं. दूसरी बात, यहाँ पे जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं. मतलब कभी कुछ ये चीज नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकती एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए. तो यहाँ पर केवल फाइनाइट वैल्यू हो सकती है ना. अगर तुम x की कोई फाइनाइट वैल्यू लोगे तो y की फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो कभी ये नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं. सर मेरे को एक डाउट है सर, जो हम लोग का वेवी कर्व मेथड था ना, उसमें अगर इक्वल टू 0 होता, ठीक है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी, एंड उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम टर्म आते, और तो हमें एक बार तो चेक कर सकते हैं ना कि कहीं वो टर्म डाला तो फिर 0 ना आ जाए आंसर. हाँ बिल्कुल, तो वही तो हम कर रहे हैं. जो हम बोलते हैं पॉइंट फ्रॉम डिनोमिनेटर should never be included, it is always excluded. रीजन क्या है कि उसको वहां पे डालते ही वो 0 बन जाता है. we cannot afford to have a 0 in denominator. नहीं सर, बट उस सब में ना वो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा था, तो आंसर इज कोई बात नहीं. न्यूमरेटर को तो देखो ही मत, वो 0 हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. तुम्हारा अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना ही करना है. 0/0 उसके बाद तुम सिंप्लीफिकेशन करो, जो भी करना है वैसे करो. 0/0 इज नॉट 0 ना. अगर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है उससे फर्क क्या पड़ता है. Anything divided by 0 is simply not defined. तो डिनोमिनेटर में तो 0 आना ही नहीं चाहिए. ये हमें इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए. न्यूमरेटर में 0 आता है या नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब मुझे बताओ इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, और हमने सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है. मैंने इसके ग्राफ बनाए, तुम्हें एक्सप्लेन किया, तुमने खुद आंसर बताया, और अब मैं चाहता हूँ तुम असेस करो, तुम ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ. डाउट है. हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे एक डाउट है सर. ओके बताओ. सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 कैसे आया, मुझे नहीं समझ में आया. मैक्सिमम वैल्यू 4 कैसे आया? हाँ, -2 तुमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, x की वैल्यू को -2 सब्स्टिट्यूट किया इस क्वाड्रेटिक में, राइट. -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. माइनस ऑफ -2, ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो -2 पर इसकी वैल्यू 4 आ रही है, राइट. और जब तुम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 - 1 कैंसिल, तो -2 आ जाएगा. 1 पर इसकी वैल्यू -2 आ रही है, हमने शेड कर दिया. ये ग्राफ देखो शेडेड है, उसी ग्राफ को देखना है. तो नीचे वाली इक्वेशन है सर. नहीं, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? -10/4 मिल रही है ना. और मैक्सिमा कहाँ मिल रही है? मैक्सिमा सबसे y कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हें कहाँ मिल रही है? ऑब्वियसली 4 मिल रही है ना तुमको. ये कहाँ मिल रही है? -2 पर. तो वहां से 4 हमको मिला -2 सब्स्टिट्यूट करने पर. भाई जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, ये क्वेश्चन -3 से 2 वाला जो क्वेश्चन किया, मान लो तुम्हारा वाला पार्ट, -3 से 2 में हमको ये 10 कैसे मिला? मैंने -3 सब्स्टिट्यूट किया तो भी 10 मिला, मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो भी 10 मिला, और मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई y एक्सिस पर जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल सकती है वो 10 मिल सकती है. 10 से बड़ी वैल्यू हमको नहीं मिल पा रही है. सो द मैक्सिमम वैल्यू of y is 10 and the minimum value of y is obviously at vertex it is 15/4. First part में however we had x belongs to 0 to 2, तो 0 से 2 वाला ग्राफ देखो ये हमने शेड किया हुआ है, और 0 पर इसकी वैल्यू आती है 4 और 2 पर इसकी वैल्यू आती है 10, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया. तो हर x के लिए y की वैल्यू निकाल सकते हो ना, वही आंसर है. x को 2 रख दो y 10 मिल गया, x को 0 रख दो y 4 मिल गया. कर दो वैसे. सर बट ये क्वेश्चन से डाउट है सर. इसमें अगर हम वर्टेक्स का x
कोऑर्डिनेट डालते हैं -1/2 तो भी 4 आ रहा है, और 0 पुट अप करते हैं तो भी 4 आ रहा है, तो -1/2 वालोगे तो 15/4 आ रहा है भाई, 4 कहाँ आ रहा है? 15/4 आ रहा सर है, वो माइनस 15। हाफ डाल। तो सर अगर हम ऐसे, जैसे वो प्रतीक्षा ने बोला कि अगर -3 और 2 के बीच में है तो लोएस्ट वैल्यू -15/3 हो जाएगी ना, मतलब 15/4 15/4। अगर -2 है वही तो तो लोएस्ट वैल्यू 15/4 है। सही बात है, सही कह रहे ठीक है है ना? सर, अब बट मुझे हम अपना इसका y ऑब्जर्वेशन कोऑर्डिनेट्स सर d/2h से तो नहीं निकाल सकते ना, इमेजिनरी है तो। वही तो सर बात है, इमेजिनरी यहाँ पर एक आंसर में 15/4 आया है, बट यहाँ पर मिनिमम 15/4 नहीं है, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है। रीजन क्या है इसका? ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ रेंज में क्यों इंक्लूडेड यहाँ नहीं पर था वो वैल्यू। 15/4 आया और यहाँ पर नहीं है पहले पार्ट में। कौन बता रहा है? सर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो भी हम लोग को दिया जाए ना इक्वेशन, उसका हम लोग निकाले वर्टेक्स, और ठीक है, एंड उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेक करे कि वो रेंज में है या नहीं है। तो अगर वो रेंज में नहीं है तो फिर नहीं आएगा वो, और अगर वो रेंज में है तो फिर वही लोएस्ट है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं लिखवाऊंगा, उसको मेरी बात ध्यान सुनो। जो अभी उसने बोला, अभी जो बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा है वो। वर्टेक्स एक स्पेशल पॉइंट है रेंज के लिए, ये हमने ऑब्जर्व किया पहले पॉइंट में, क्योंकि वर्टेक्स पे मिनिमा या मैक्सिमम मिलती है क्वाड्रेटिक को। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, लिसन टू मी फर्स्ट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, हमको पता है। -b/2a अगर तुम कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन में -b/2a, इट विल कम आउट टू बी -1/2। नाउ गो बैक टू फर्स्ट पार्ट, ये कॉल दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फर्स्ट पार्ट में तुम देख रहे हो कि x की वैल्यू 0 से 2 दी हुई है। x की वैल्यू अगर 0 से 2 दी हुई है तो -1/2 डेफिनेटली 0 से 2 के बीच में फॉल नहीं करता। -1/2 0 से छोटा है, इसलिए तुम देख रहे हो तुम्हारा आंसर क्या है। तुम्हारा आंसर 4 to 10 है, तुम्हारे आंसर में 15/4 आया ही नहीं, क्योंकि 15/4 वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है और वर्टेक्स एक्चुअली इस पार्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए जो मिनिमम वैल्यू आई वो सिंपली आ गई 0 पर, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो 2 पे आएगी। आंसर आ गया तुम्हारा 4 to 10। ऑन द अदर हैंड अगर तुम सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 से 2 है। -3 से 2 जब x कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली जो -1/2 है, अब -1/2 जो सेकंड पार्ट है, -1/2 -3 से 2 के बीच में आता है, और वर्टेक्स जैसे ही उस इंटरवल के बीच में आया, ऑब्वियसली जो y कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक की जो मिनिमा है, सबसे छोटी वैल्यू है हेडिंग अपवर्ड्स पैराबोला की, वो वर्टेक्स पे ही मिलती है। सो अगर तुम विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ रेंज निकालना चाहते हो इन दीज टाइप ऑफ कंडीशंस, तो सबसे पहला स्टेप होगा यू हैव टू लोकेट वर्टेक्स, और वो भी क्या, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से काम, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम काफी करेंगे, लेकिन थ्योरी भी एक बार ध्यान समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैं 2 केसेस बना रहा हूँ। केस 1 एक बार फिर, इफ a इज ग्रेटर देन 0, और उसमें पहली कंडीशन इफ, ये बात हम किसी कर रहे हैं y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c की, और रेस्ट्रिक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू r नहीं है इस वक्त, और ऑल x बिलोंग्स टू कोई रेंज लेते हैं, मान लो p to q, और x बिलोंग्स टू p to q। सो पहला केस इफ इट इज हेडिंग अपवर्ड पैराबोला, और उसमें भी फर्स्ट पार्ट इफ x coordinate of the vertex -b/2a belongs to the given interval p to q। if -b/2a belongs to p to q, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर देखो ग्राफिकली समझने की कोशिश करो। सपोज ये पैराबोला है, सपोज ये पॉइंट p है, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट q है। तो जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा पैराबोला का, उसका जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो p और q के बीच में लाई करता है। इट इज लाइंग बिटवीन p एंड q। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट p और q के बीच में, इसका मतलब तुम जब पैराबोला को शेड करोगे, ये जो पैराबोला है, तो उसमें वर्टेक्स आएगा, बिकॉज -b/2a lies between p and q। Why this point was important? Why locating vertex was important? Because we know for a heading upward parabola, the minimum value will always
लाइट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, यानी अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेंज की, तो आंसर एक बार फिर आएगा -d/4 है, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि वर्टेक्स p और q के बीच में है। और यहीं पर अगर पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक बार p सब्स्टिट्यूट करना होगा और एक बार तुम्हें q सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब इस डायग्राम में जो तुमने एग्जांपल बनाया, q कहीं भी हो सकता है, p कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक को फंक्शन ऑफ x के तरह ट्रीट करें, fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, यही चीज y है, ठीक है, यही y कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें कहाँ मिल सकती है, या तो ये p पर होगी या फिर ये q पे होगी। मैं फिर कह रहा हूँ डायग्राम में मत जाओ, तुम्हें p पर बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, बट p कहीं भी हो सकता था, q कहीं भी हो सकता था। So what is the maximum value of this function? To find it, first you calculate f of p. f of p means x की जगह पर p substitute कर दो, and then you calculate f of q. x की जगह पर q substitute कर लो और इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये मैक्स फंक्शन बोलते हैं उसको, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर होगा। यानी कि x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे दिया हुआ है रेंज का जो मिनिमम वैल्यू है p, उसको जो है क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर दो, और रेंज का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है q, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो और उनको कंपेयर कर लो। उनमें जो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, और ये वो केस है जहां पे वर्टेक्स lies in the given interval, vertex lies in the restricted domain. And then there is a possibility, there is one more possibility if, sorry, not case 2, second point, if minus b by 2a does not lie in the interval p to q. ये भी तो हो सकता है कि वर्टेक्स p और q के बीच में ना आ रहा हो। एक बार फिर मैं देखो तुम्हें पैराबोला बना के दिखाता हूँ। ये रहा वर्टेक्स, अब अज्यूम करो कि p यहाँ पर है और q यहाँ पर है, ये मैंने शेड कर दिया, ये रहा p से q। बताओ अगर वर्टेक्स नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रेंज क्या आएगी इस बार? सर रेंज सर y इंटरसेप्ट आएगी ना, करना पड़ेगा सर, p और q को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर दोनों में से जो मिनिमम है वो मिनिमम f of q के बीच में। परफेक्ट। इस एग्जांपल जो मैंने भी बनाया उसमें f of p से f of q बिल्कुल सही है, बट वही बात है कि p और q कहीं भी हो सकते थे, इसलिए टू मेक श्योर कि हमारा आंसर हर कंडीशन में करेक्ट हो, मिनिमम रेंज की जो मिनिमम वैल्यू होगी इट विल बी मिनिमम आउट ऑफ f of p एंड f of q, यानी सिंपली x को p और x को q डाल दो, and maximum value will be maximum out of f of p and f of q. That's it. इसी से कुछ नहीं हो सकता। तुरंत एग्जांपल करते हैं। अब इस बार हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, ध्यान से। सपोज देयर इज अ क्वाड्रेटिक y equals to 2x square minus 3x plus 1, and जो रेस्ट्रिक्शन है इस पे वो है कुछ ऐसा है, x belongs to -3 to 2, both included। अब इस बार तुम ग्राफ मत बनाओ, और मैंने जो लिखवाया है कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने आप इसको रियलाइज करने की कोशिश करो कि वर्टेक्स इज द स्पेशल पॉइंट इन केस ऑफ फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स? -b/2 क्या है बताओ? b/4 -b/2 is, कैलकुलेट करो, 3/4 आता है। क्या 3/4 इस इंटरवल में है? यस, 3/4 बिलोंग्स टू -3 से 2, और ये हेडिंग अपवर्ड पैराबोला है, देखो 2 हेडिंग अपवर्ड, वर्टेक्स आ गया भाई। ओके, वर्टेक्स इज इन द गिवन इंटरवल। इफ वर्टेक्स इज इन द गिवन इंटरवल, obviously the minimum value of the range will be at vertex, it will be -d/4,
कैलकुलेट एंड टेल मी क्या आता है -3/4 है -1/8 -1/8 आगे खत्म रेंज की मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है and then you have to calculate maximum value of range of this quadratic. For that calculate maximum out of what f of -3 and f of 2 ये -3 और 2 इन दोनों पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालनी है दैट्स इट जरा इसको सब्स्टिट्यूट करो सर 28 f of -3 28 और f of 2 3 3 3 आ रहा है ना हाँ ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम क्या है 28 तो व्हाट इज योर आंसर रेंज ऑफ दिस -1/8 to 28 दोनों इंक्लूसिव -1/8 से 28 बोथ आर वेरी नाइस खत्म हो गया इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने सेकंड पार्ट बनाया सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ y इक्वल्स टू 2x square minus 3x plus 1 for x belongs to 1 to 3 1 to 3 सेम क्वेश्चन दिया जैसे जरा एफर्ट ना मानना पड़े एक बार फिर अगर हम वर्टेक्स हमने चेक किया हुआ है चलो दोबारा चेक कर लेते हैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a and that equals to 3/4 and 3/4 does not belong to right this time 3/4 does not belong to 1 to 3 3/4 1 से 3 के बीच में नहीं आता है now tell me अगर वर्टेक्स नहीं आ रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा केस हो गया क्योंकि इस केस में तुम्हें क्या करना है बहुत सिंपल सा काम है 1 सब्स्टिट्यूट कर दो 3 सब्स्टिट्यूट 0 to 10 both included कंपेयर कर लो और देख लो कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इट इज the minimum value of range will be equal to minimum out of what f of 1 and f of 3 f3 and maximum value of range will be maximum out of f1 and f2 so what is f1 what is f3 देखो f1 रखोगे 0 आएगा और f3 रखेंगे तो कितना आता है 10 तो ऑब्वियसली मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम 10 हो गया योर आंसर इज 0 to 10 ठीक है तो ये दोनों पॉइंट्स हैं मिनिमम मैक्सिमम ये सेकंड पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट था अंडरस्टूड समझ में आ गया इजी है ना सर ओके ये हमारा था केस 1 इफ a is greater than 0 केस 2 हालांकि देखने की जरूरत होती नहीं है बट चलो लिख लेते हैं इसको भी क्या फर्क पड़ता है if a is less than 0 if it is heading downward parabola and you have this quadratic y equals to ax square plus bx plus c where x belongs to p to q wait square bracket लगाते हैं now what x belongs to p to q heading downward parabola है ठीक है सर अगर वो x कोऑर्डिनेट होगा उसका तो फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा तो सर हाँ d/4 मैक्सिमम हो जाएगा -b/2a अगर p और q के बीच में है यानी इस बार वर्टेक्स चलो ग्राफ बना के देख लो एक बार हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला है और वर्टेक्स जो है वर्टेक्स p और q के बीच में ठीक है तो क्लियर सी बात है कि क्योंकि हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला है तो फिर वर्टेक्स p और q के बीच में आ रहा है सॉरी वर्टेक्स p और q के बीच में आ रहा है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी रेंज की maximum value of range will be equal to the y coordinate of the vertex which is -d/4 बस ये उल्टा हो गया इस बार हमको मैक्सिमम मिल रही है और मिनिमम सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा तो p को सब्स्टिट्यूट किया तुमने q को सब्स्टिट्यूट किया इस डायग्राम को देख के लग रहा है q वाला नीचे है
बट डायग्राम है ना स्पेसिफिक है, पी और क्यू हमने बना दिया है, पी और क्यू कहीं भी हो सकता है. सो इट शुड बी मिनिमम आउट ऑफ एफ ऑफ पी एंड एफ ऑफ क्यू. यानी भाई पी और क्यू को सब्स्टिट्यूट करो और इस बार देखो कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है. और ऐसे ही अगर दूसरा केस लें जहां पे माइनस बी बाई टू ए डज नॉट बिलोंग टू पी टू क्यू, अगर नहीं आता उसमें, अगर नहीं आ रहा है सेम एज वो वाला बस तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं. अगर ये माइनस बी बाई टू ए पी और क्यू के बीच में नहीं आया तो फिर आंसर निकालना बहुत इजी है, बिल्कुल सेम जो पिछला वाला हमारा आंसर था. देखो ये वो पैराबोला है जो हमें कंसीडर करना है. वर्टेक्स तो आ ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकती है, आइदर पी और क्यू. इट इज मिनिमम आउट ऑफ एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज विल बी मैक्सिमम आउट ऑफ एफ ऑफ पी एंड एफ ऑफ क्यू. दैट्स योर आंसर. तो मतलब ये पार्ट तुम्हारा चेंज नहीं हुआ. देखो ये सेम आंसर है जो हमने पिछले वाले लिखा था केसेस, ये देखो सेम आंसर. तो ये अगर वर्टेक्स नहीं आया तो सिंपली उन दोनों पॉइंट्स को डाल दो, तुम्हारा आंसर ऐसे निकल जाएगा. वर्टेक्स आ रहा है तो ठीक है, माइनस 3/4 का रोल है, हेडिंग अपवर्ड है तो मिनिमा, डाउनवर्ड है तो मैक्सिमा. चलो इसके भी कुछ क्वेश्चन करता है. y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ठीक है, और इसको हम लोग पार्ट्स में करते हैं. इसी इक्वालिटी के लिए तुम्हें रेंज निकालनी है. फाइंड रेंज फर्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. x बिलोंग्स टू r के लिए इसका आंसर क्या होगा? द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी कवर्ड टुडे विदाउट एनी कंडीशन, डायरेक्ट माइनस इनफिनिटी कॉमा 1. माइनस इनफिनिटी कॉमा 1. माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1. 1 इंक्लूड और माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूड. भाई 1 कहां से है? माइनस 3/4 है. माइनस 3/4 कैलकुलेट कर लो या फिर x की वैल्यू 1 डाल दो. चलो आगे बताओ. माइनस सॉरी, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3. 0 to 3 ये रिस्ट्रिक्शन. 0 to 3, 0 एक्सक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड है. यार ये मुझे लग रहा है कुछ गलत कैलकुलेट किया है. 1 सही है क्या इसका? सर 1 नहीं आ रहा सर मेरे को. 1 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे 3 आएगा आई थिंक. सर हाँ सर 3 आ रहा है ना. अरे भाई डिस्क्रिमिनेंट देखो ना इसका, 4 और प्लस 12 बाय -12 बाय -4 3 तो आ रहा है, प्लस 3 आएगा ना. 1 कैसे आएगा? -3 आ रहा है सर. यस सर -3 आ रहा है. -3 आ रहा है सर. -3 कैसे आ रहा है सर माइनस माइनस तो ये हो जाएगा ना, तो प्लस हो गया ना. नहीं सर आ रहा है. अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट कर देता हूं. तुम लोग हमेशा यार माइनस में नॉट गड़बड़ कर रहे हो यार. कैलकुलेशन क्या करते हो सर? डिस्क्रिमिनेंट 12 आएगा. डिस्क्रिमिनेंट 12 आएगा. तो फॉर्मूला क्या है? -d/4 है तो -12 बाय -4 ना. अरे एक नहीं ये भी नेगेटिव है. समझा. हर बार माइनस का लोचा है, हद है यार. चलो 0 to 3 आंसर बताओ. -13 to 1. -13 to 1 कैसे? वर्टेक्स है इंक्लूडेड नहीं है पहले बताओ. है सर. तो अगर वर्टेक्स है इंक्लूडेड तो मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों आएगी फिर? तुमने फिर गलत कैलकुलेट, तुमने फिर 1 कैलकुलेट कर लिया. अरे यार तुम लोग कैलकुलेशन सही क्यों नहीं कर रहे हो यार? सब कुछ आते हुए पता है एग्जाम में सब गड़बड़ हो जाएगी यार. तुम लोग कैलकुलेशन सही करो यार. हैं
माइनस बी बाई टू जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आएगा -2 बाई -2, इट इज 1. नाउ 1 बिलोंग्स टू 0 to 3, नो डाउट. 1 जो है 0 से 3 के बीच में आता है. ये हमने क्या चेक किया है? ये हमने वर्टेक्स चेक किया है. चेक वर्टेक्स, और वर्टेक्स आ चुका है इस रेंज में क्योंकि 1 0 से 3 के बीच में लाई करता है. अब ये कैसा पैराबोला है? ये हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो -d/4 है, यानी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगी. और -d/4 क्या है? 1 नहीं है, 3. ठीक है, 3. दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? मिनिमम -1 होगा ना सर? -1 to 3. हाँ -0 एक्सक्लूड हो गया. 0 को और 3 को दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लो. 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 रखने पर -1 आ रही है. 2 और -1 मिनिमम का -1 है. तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? आंसर हो गया y बिलोंग्स टू, या फिर रेंज इज इक्विवेलेंट टू -1. -1 किस पे है अभी? हमको 3 पे है ना. और देखो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी वाली चीज है. -1 को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है? देखो 3 इंक्लूड करना है. -1 करना है सर. इंक्लूड सर इंक्लूड करना है. यस, और मैक्सिमम तो इंक्लूड हो गया बिकॉज ये वर्टेक्स तो है इसके अंदर. तो -1 to 3 तुम्हारा आंसर हो गया. आंसर इज -1 to 3. इसका आंसर था -∞ to 3. चलो एक और पार्ट करते हैं. इस बार भाई कैलकुलेशन ढंग से. फॉर ऑल x belongs to -3 to -1, -3 to -1 करो. सेम क्वेश्चन के लिए -3 to -1 इसी क्वालिटी के लिए. सर सेकंड पार्ट में 2 एक्सक्लूड नहीं होगा क्या? कौन सा 2? सर ये मिनिमम जो -1,3 है y का रेंज, उसमें 2 एक्सक्लूड. गुड क्वेश्चन. तुम इसलिए कह रहे हो कि 0 एक्सक्लूड है ना? हाँ सर. 0 इसलिए कह रहे हो ना? ठीक है. 0 एक्सक्लूड है, सही बात है. 2 इंक्लूड है कि नहीं बताओ मुझे? 0 तो एक्सक्लूड है, बट 2 इंक्लूड है कि नहीं? 2 भाई 0 से 3 के बीच में 2 आता है ना? हाँ सर. 2 तो इंक्लूड है. अब जरा यहाँ पे 2 रख के देखो एक बार. यहाँ पे एक्सक्लूड 2 रखो, फिर से आंसर 2 आ गया. तो ये क्या हो रहा है ना, ये तुम्हारा जो पैराबोला होगा देखो पैराबोला जो है ये हेडिंग डाउनवर्ड है ऐसा कुछ, और इसकी जो रूट जो भी है, कहाँ पर इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? 1,3. पॉइंट इज 1,3. ऐसा कुछ y एक्सिस निकाल दो. दिस इज 1,3. अब जिस पॉइंट तक हमने लिया है फर्स्ट पार्ट में, वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है 0 to 3. तो 0 to 3. 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 पर इसकी वैल्यू आ रही थी -1 to -13 है क्या? -1 to -13 to -13 to -1 excluded. एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. देखो उसका क्वेश्चन अच्छा है, वो ये कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है. ध्यान से देखो, 0 से 3 के बीच में ये रहा पैराबोला. ठीक है, 0 वाला पॉइंट एक्सक्लूड था. ये बात बिल्कुल सही है. 0 वाला पॉइंट जो है वो एक्सक्लूड था. बट तुम ये नोटिस करोगे जो 0 पर जो वैल्यू आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है, वो केवल 0 पर नहीं आती है. ऐसा एक और पॉइंट है जहां पर उसकी वैल्यू 2 आ सकती है. और वो पॉइंट कौन सा पता है? वो पॉइंट है 2. यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देखो. -2 स्क्वायर -4 + 4 कैंसिल, आंसर 2 आ गया. तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि भाई 0 को हमने जब राउंड ब्रैकेट लिखा है, एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पर हमको एक्सक्लूड करना चाहिए रेंज में 2 को. 2 तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन 2 आएगा. और 2 क्यों आएगा? रीजन क्या है उसका? 2 इसलिए आएगा बिकॉज 2 पर भी इसकी वैल्यू 2 मिलती है, 0 पर भी इसकी वैल्यू 2 मिलती है, और 2 पर भी इसकी वैल्यू 2 मिलती है. इसलिए इसका आंसर 2 भी आएगा. इसकी रेंज में सर हमेशा ये ग्राफ बना के वेरीफाई करना होगा? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम बस ये चेक करो कि इसकी मिनिमा क्या है और इसकी मैक्सिमा क्या है, और मिनिमा और मैक्सिमम वाले पॉइंट एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, बस उसको चेक करो. बाकी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, आगे चलकर
जब हम कैलकुलस के फंक्शंस की रेंज निकालेंगे वहां पे मिससेलेनियस फंक्शन आएंगे, क्वाड्रेटिक तक जरूरी नहीं है, और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो वहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है कि हम केयर कर रहे हैं इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तुम फिलहाल इग्नोर कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर मतलब अभी हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है ना, इसको वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैराबोला पे y के लिए हमेशा दो एक्स रहेंगे, हर y के लिए 2x रहेंगे हमेशा हमारे पास। तो एक अगर एक्सक्लूड भी है, दूसरा अपने आप इंक्लूड रहेगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। हाँ भाई, -3 to -1 वाला केस वो केस है जहाँ पे वर्टेक्स इंक्लूड नहीं होता है, राइट। वर्टेक्स जो है देखो -b/2 हमने कैलकुलेट किया था, ये 1 आया था, 1 डज नॉट बिलोंग टू -3 to -1। तो ये केस हमको पता है सबसे इजी है, इसमें केवल तुम्हें -3 और -1 को वहां पर क्वाड्रेटिक में, जो क्वाड्रेटिक है -x² + 2x + 2, इस क्वाड्रेटिक में जाकर सब्स्टिट्यूट करना है। माइनस रखते हैं यहाँ पर, माइनस रखा तो कितना आ रहा है? -13। आवाज आज कुछ ठीक नहीं है। हाँ सर, कभी ज्यादा कभी कम। बिल्कुल सही नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं सर, अजीब सी आ रही है। नहीं सर, ठीक हो रही है। हाँ, अजीब सा इको हो रहा है सर, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। समझ में आ रहा है, बट बहुत दूर बहुत रखा है। फ्लक्चुएट हो रहा है आवाज। अपनी हेडसेट ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हेडसेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। आज थोड़ा बे करो, जब नहीं समझ में आया मैं दोबारा बोल दूंगा, मुझे बता देना, अगर कोई आवाज अगर क्लियर ना हो बता देना। तो -3 पर इसकी वैल्यू -13 आई, और -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1 पर इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू, टेल मी, -13 एक्सक्लूडेड टू -1 इंक्लूडेड। ये हमारा आंसर होगा। फाइन, तो ये था बेसिक्स, ये था हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक केवल वो दो फॉर्मूले नहीं है, तुम देखोगे बुक्स में या फिर एनसीईआरटी में या कहीं भी अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो केवल फर्स्ट जो तो फॉर्मूले थे वहां पे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक खत्म हो गई, फॉर्मूला याद करो काम खत्म हो गया। नहीं, इंपॉर्टेंट ये था जो हमने अभी पढ़ा, और अब इस पर मैं तुम्हें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बना के देता हूँ। मतलब ये तो अभी तक जो तुमने किया, अगर तुम्हें थियरी समझ में आ गई तो अपना आंसर निकाल लोगे। इसी थियरी पे बेस्ड थोड़े बेटर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x² + x - 2 होल स्क्वायर प्लस x² + x। एक बार फिर फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू, चलो छोड़ो, x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज मत करना भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तुम देख रहे हो x² + x - 2 होल स्क्वायर है, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक, ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है जिसके हम रेंज निकालने की बात कर रहे हैं। तो टेक योर टाइम, सोचो उसके बारे में, एक बार खुद सोचो, उसके बाद नहीं आता है तो मैं बताइए। एक बार सोचो कि जो थियरी हमने आज पढ़ी वो इस क्वेश्चन में कैसे यूजफुल है। सर मिनिमम वैल्यू 2 है क्या? कैसे सर? क्योंकि मैंने क्या किया कि x² + x - 2 द होल स्क्वायर है ना, तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है। क्या हुआ? x² + x - 2 द होल स्क्वायर है ना, की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, सही बात। हाँ, तो मैंने 0 को डाल दिया इक्वेशन में, ठीक है, तो x² + x = 2 आ गया, तो फिर x² + x तो इधर है तो 2 हो गया। देखो मैंने तुम्हारे, अब तुमने जो किया, बट सर वो भी प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट पार्ट तो मिनिमम हो गया, फर्स्ट पार्ट तो मिनिमाइज हो गया, सेकंड पार्ट का नहीं पता, लेकिन सेकंड पार्ट मिनिमाइज क्यों ना हुआ? सेकंड पार्ट की इससे छोटी वैल्यू हो सकती है ना। हाँ सर, तुमने ठीक है, एफर्ट अच्छा था, एफर्ट अच्छा था सर x² + x को t लेंगे। ठीक है, चलो
देखो भाई, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है, और अगर कोई भी इक्वेशन हाई डिग्री की जो है, अगर तुम उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो तो उससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अभी तक केवल क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को कुछ जैसे कि टी सब्स्टिट्यूट कर देता है। फाइन, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, थोड़ा एफर्ट बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर ऊपर नहीं करना पड़ेगा, और जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्लस 2। सो नाउ वी हैव y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। यस, अब बताओ अब क्या करोगे? सर तो इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। वही तो क्वेश्चन है, क्या तुम इस पे अपना वो फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, माइनस डी बाई 4 ए टू इन्फिनिटी? क्या तुम्हारा आंसर जब आ जाएगा, देखो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 1 माइनस 8 माइनस 7, 7 by 4 to infinity, is this सर हमें पहले टी का रेंज आंसर? निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको x स्क्वायर प्लस x से इक्वेट करेंगे, जो आंसर है। किसको इक्वेट पहले करेंगे? टी का रेंज निकालेंगे, उसके बाद टी का रेंज इसके लिए अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले के लिए कंस्ट्रेंट डाल देंगे। वेरी नाइस। आज बच्चों तुम्हें एक शिक्षा मिलती है, ध्यान से मेरा सुनना, कि जब तुम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो, किसी एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल की टर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो वो जो वेरिएबल है उस पर कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, और वही चीज यहाँ पर इग्नोर करने की वजह से आंसर गलत आ सकता है। ये आंसर सही नहीं है, और ये आंसर सही क्यों नहीं है मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा है फॉर्मूला यूज किया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस टी बाई 4 टू इन्फिनिटी, क्वाड्रेटिक रेंज हमने अभी डिराइव किया फॉर्मूला, बट ये जो मेथड है वो सही क्यों नहीं है? देखो अभी उसने क्या बोला कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को टी रखा है। अब ये फॉर्मूला तुम कब यूज करते हो? ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो था माइनस टी बाई 4 टू इन्फिनिटी, ये कब यूज हो सकता है? जब जो वेरिएबल है वो टी बिलोंग्स टू आर। क्या t बिलोंग्स टू r है? ये जो वेरिएबल t हमने अभी जो इंट्रोड्यूस किया, क्या वो सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है? हमें अभी नहीं पता भाई, क्योंकि जो t है वो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो t वही वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है जो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कर सकता है। अब x जरूर x कैन टेक ऑल रियल नंबर्स, x जो है सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बिफोर यू डू दिस, बिफोर यू अप्लाई एनी फॉर्मूला, तुम पहले t की रेंज निकालोगे। तुम सबसे पहले t पर वो रेस्ट्रिक्शन निकालोगे। t की रेंज क्या होगी? जो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की रेंज होगी। x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की रेंज क्या होगी? अब भाई x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, यहाँ पर हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो अपना रेंज का फॉर्मूला है, वो यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? माइनस डी बाई 4 टू इन्फिनिटी। टेल मी t की रेंज क्या है? हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये केवल अभी t की रेंज है। क्या है t की रेंज? टेल मी। अगर हमने माइनस डी बाई 4 टू इन्फिनिटी अप्लाई किया इस पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 पर, क्या है इसका डिस्क्रिमिनेंट? इसी केस में x स्क्वायर प्लस x को भी t मान सकती हूँ क्या? कर सकते हो, पर तुम्हें t माइनस 2 होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, वो एफर्ट फालतू का था, इसलिए नहीं करोगे। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेल मी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की रेंज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की रेंज क्या होगी? व्हाट इज माइनस डी बाई 4 है? कैलकुलेट। माइनस 9 by 4। माइनस 9 by 4। माइनस 9 by 4, तो माइनस 9 by 4 टू infinity। माइनस 9 by 4 टू इन्फिनिटी। अब हम आएंगे अपने सेकंड स्टेप पे। अब तुम t को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम यहां पहुंचोगे। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, और अब तुम्हें बताया कि t बिलोंग्स टू r नहीं है, t बिलोंग्स टू माइनस 9 by 4 टू इन्फिनिटी। तो हो सकता है कि मैंने जो आंसर लिखा है वो सही हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग ही है, ये सही भी हो सकता है, लेकिन हमको पता है कि अब ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू r वाला नहीं है, अब ये क्वेश्चन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि t की वैल्यू माइनस 9 by 4 टू इन्फिनिटी है। तो बिफोर यू गो फॉर एनी फॉर्मूला, चेक वर्टेक्स चेक करते हैं। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा अभी यहाँ पर देखो, माइनस b by 2 है, जो t वाली कोऑर्डिनेट है इसका क्या होगा, माइनस
1/2। क्या -1/2 बिलोंग करता है इस t की रेंज में जो मैं डिराइव की? यस, -9/4 से इन्फिनिटी के बीच में आता है। इसलिए हमने जो आंसर निकाला था एक्चुअली वो बाई चांस सही हो गया, यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये सही है कि आंसर -d/4 आएगा। और -d/4 जो तुमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था इसका? 7/4 7/4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इन्फिनिटी यहाँ पर अवेलेबल है इनपुट में। तो अगर हम t को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस ऑब्वियसली इन्फिनिटी आने वाला है। सो व्हाट इज योर आंसर? y बिलोंग्स टू 7/4 टू इन्फिनिटी। तो अगर तुमसे मुझसे पूछो कि क्या चेंज हुआ इस क्वेश्चन में, केवल एक चीज चेंज हुई। -d/4 है 7/4 है। हाँ, 1 - 8 - 7 डिस्क्रिमिनेंट इज -7 -7 +7 हो गया 7/4। क्या बोल रहे सर व्हाट इफ अगर हम लोग x² + x को t ले लेते तो? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी आंसर करना है। चलो ये भी कर लो, ये लो x² + x को हमने t ले लिया। सबसे पहले t की रेंज बताओ मुझे, t की रेंज क्या होगी? व्हाट इज द रेंज ऑफ t? निकालना x² + x की रेंज वही -3/4 है, -3/4 है। -3/4। हाँ, तो d डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है उसका? 1 ही आ रहा है, b², ac तो 0 है ना। तो क्या आ गया? -1/4 टू इन्फिनिटी, -1/4 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब जरा इस x² + x को सब्स्टिट्यूट करो, देखो y इक्वल्स टू क्या आता है फिर? t² y इक्वल्स 3t + 4। ठीक है, यहां से आ जाएगा t² -3t + 4 for all t belongs to -1/4 to infinity। और एक बार फिर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्योंकि t पर रेस्ट्रिक्शन है। टेल मी इस बार वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2 है, क्या है? कैलकुलेट करो। 3/2 and 3/2 once more belongs to -1/4 to infinity। 3/2 belongs to -1/4 to infinity। so एक बार फिर मिनिमम वैल्यू विल बी सर क्वाड्रेटिक स्क्वायर -t + 4 होगा। हाँ सर क्वाड्रेटिक t² -t + 4 होगा। -t क्यों? नहीं सर, -3t सही है। -3t सही है सर। -4t + 3 -3t होगा। तो मिनिमम वैल्यू हो गया -d/4 है, कैलकुलेट -d/4 है, -d/4 कैलकुलेट करो, -d डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका भी देखो, -7/4 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, उसने बोलो तो मैंने कर दिया 7/4। तो वंस अगेन आंसर इज 7/4 टू इन्फिनिटी। तो पता क्या हुआ यहाँ पर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, हमने 2 स्टेप में किया है। हमने पहले यहाँ पे निकाली है t की रेंज, दिस इज योर स्टेप 1, और फिर हम निकाल ली y की रेंज। तो ये कुछ और नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस को हमने क्लब कर दिया है ना। और दोबारा दिखाता हूँ मैं एक और, इसी क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट करते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो? अगर बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो फिर तुम इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस इक्वेशन को तुम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, स्यूडो क्वाड्रेटिक ही आएगी। मतलब मान लो यहाँ रेंज -1/4 कैसा है? किसकी? t की। तो t इक्वल्स टू तुमने क्या लिया है? t इक्वल्स टू तुमने x² + x लिया ना। t की मिनिमम वैल्यू वही है जो x² + x की मिनिमम वैल्यू आएगी। x² + x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 है, कैलकुलेट करो उसका, -d/4 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इसका 1 होगा, तो -1/4 वहां से आया। हाँ सर। ठीक है, चलो भाई इस बार हमारे पास है, मान लो कंडीशन सेम क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक सेम है, ये वाले y इक्वल्स टू x² + x - 2 होल स्क्वायर प्लस x² + x। लेकिन इस बार x बिलोंग्स टू 0 to 3 दिया हुआ है। For all x belongs to 0 to 3,
मैं दोबारा दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये था ना? यस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की रेंज निकालनी है, लेकिन इस बार रेस्ट्रिक्शन लगी है पहले से ही, स्टार्टिंग से ही रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो बताओ पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? सर वही क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। यस, इसको हमने t रख दिया। Now remember, before you place t in, before you replace x square plus x minus 2 as t, find the range of t. And finding range of t is finding range of this quadratic x square plus x minus 2. But this time x belongs to 0 to 3. Yani range of quadratic in restricted domain. तो बताओ, वर्टेक्स चेक करो। सर x माइनस b बाई 2 है, माइनस 1 बाई 2 हो गया। माइनस 1 बाई 2 हो गया, तो माइनस 1 बाई 2 आता है क्या उसमें? नहीं आता है। नहीं सर, -2 से 10 होगा इस बार t। बिकॉज माइनस हाफ तो आता ही नहीं है ना, माइनस हाफ तो 0 से 3 के बीच में आता ही नहीं है। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें? इस क्वाड्रेटिक में। इस क्वाड्रेटिक में x को रख दो 0, तो क्या आ जाएगा? -2 और रख दो 3 तो क्या आएगा? 9 + 3 = 10, और 10 जो है वो एक्सक्लूड रहेगा क्योंकि 3 एक्सक्लूड है। फाइन। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी हम t पर आए हैं। अब जरा t को वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो y क्या आता है। तो y इक्वल्स टू आएगा t² प्लस t प्लस 2 for all t belongs to -2 to 10. For all t belongs to -2 to 10. अब अगला स्टेप क्या होगा? b/2 है -1/2 है जो -2 तो -b/2 एक बार फिर कैलकुलेट करो, और फिर से एक बार -½ ही आ रहा है यहाँ, और -½ does belong to -2 to 10. यस, -2 से 10 जो है राउंड ब्रैकेट है, सॉरी। तो -2 से 10 के बीच में आता है, यानी इस बार वर्टेक्स इज इंक्लूडेड, राइट? वर्टेक्स इज इंक्लूडेड, एंड सिंस वर्टेक्स इज इंक्लूडेड तो ऑब्वियसली हेडिंग अपवर्ड है। देखो t का t² का जो कोएफिशिएंट +1 है, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज? ऑब्वियसली -d/4 है, बिकॉज वर्टेक्स इज इंक्लूडेड in the restricted domain. So calculate -d/4, and once again you will get 7/4. 7/4, correct. And what about the maximum value? 112. It is f of -2 or f of 10. Clear सी बात है कि f of 10 काफी बड़ा होगा, f of 10 ही भी आने वाला है। तो क्या आने वाला भी? 2 तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर? रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 7/4 इंक्लूडेड टू 112 एक्सक्लूडेड। ठीक है ना? ये हमारा जो हमारा रेंज है वो y के लिए है ना, y = a²। ये y के लिए फाइनल एक्सप्रेशन, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ना बाई क्वाड्रेटिक, इसकी रेंज है ये। तो अब तुम क्वाड्रेटिक ही नहीं, उन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की भी रेंज निकाल सकते हो, वो भी इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है, या तो ये मेन का बेटर क्वेश्चन है या फिर एडवांस का इजी क्वेश्चन है, उस लेवल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो समझ लो उसको, इस एग्जांपल को। कोई बात नहीं, अभी और करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। सर इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू में क्या डिफरेंस है? भाई जब दो सेट्स को कंपेयर करते हैं तो इक्वल टू इक्विवेलेंट टू दोनों लगा सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, एक केवल नोटेशन है, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ पर एक इंटरवल मैथमेटिकल चीज है, तो हमने इक्विवेलेंट लगा दिया। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू लिखोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मैं वेट करूंगा, सब लोग अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू
x square minus 2x minus 2 whole square plus 3x square minus 6x plus 1. Question है find range of y if first part x belongs to R, second part x belongs to -1 to 2, both included. ठीक है, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, जल्दी अपने आप सॉल्व करो. कोई वेटिंग रूम में नहीं, कोई नहीं है. सर सेकंड केस क्या था? -1, 2 both included. हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है. यस सर. यस सर. सेकंड केस था x belongs to -1 to 2. फर्स्ट का आंसर आ गया क्या? 19/4 to infinity. ये 19/4 to infinity. क्या रहा है 19/4 to infinity? हाँ 19/4 include. अच्छा सही है सर. 19/4 to infinity. ओके, सभी का सेम आ रहा है अभी? हाँ सर. ठीक है, अब मैं वेरीफाई करता हूँ. ठीक है, पहला क्वेश्चन, और जिन लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन ना समझ में आए, और जो अभी तुम अपना करना बंद करो, मैं जो कर रहा हूँ उसको समझो. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्वियसली स्यूडो क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है. सो लेट x² - 2x - 2 इक्वल्स टू t. x² - 2x - 2 को t अज्यूम करते हैं. अब इसके पहले तुम इसको यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करो, रेंज निकालो इसकी. अब पहले पार्ट में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, तो t बिलोंग्स टू क्या होगा, जो फॉर्मूला है हमारा -d/4a टू इन्फिनिटी. फिर -d/4a कैलकुलेट करो. -d/4a क्या आएगा, 4 + 12, सो -12/4 -3 टू इन्फिनिटी. ठीक है,
-3 टू इन्फिनिटी आने के बाद अब जरा t को सब्स्टिट्यूट करो, देखो y की वैल्यू क्या आती है, y इक्वल्स टू आएगा t स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में को 3 को हमने अगर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x विच इज t प्लस 2, तो ये आएगा 3t और क्या आएगा प्लस 7। क्यों भाई? यस यस सर। है ना? और दिस इज फॉर t बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी। अभी अब वापस वही काम शुरू होगा, फिर से एक बार हम चेक करेंगे कि जो वर्टेक्स है जो -b/2a है वो इस जो हमने भी इंटरवल निकाला है t का उसमें लाई करता है नहीं कहता है। -b/2 क्या आएगा -3/2। क्या -3/2 है इसमें? यस। So minimum value of the range will be -t/4 है। -t/4। और अभी कैलकुलेट कर लो तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 9 -28 कितना हो गया -19, तो 19/4। और मैक्सिमम तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी आ ही जाएगा, तो रेंज क्या हो गया 19/4 टू इन्फिनिटी। फाइन, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है किसी का आंसर? सर For x फर्स्ट वाला belongs मेरा to- अलग आ रहा है सर। किस फर्स्ट पार्ट का आंसर अलग आ रहा है? हाँ सर, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा आंसर क्या सर मैंने x² - 2x को t ले लिया। हाँ मैंने भी वही किया लेकिन 19/4 ही आया। वापस चेक करता हूँ। उससे भी, लेकिन प्रिफर क्या करो ना कि जो पूरा होल स्क्वायर है उसको टी पकड़ा करो, जैसे तुम्हें होल स्क्वायर ओपन ना करना पड़े, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। फालतू में होल स्क्वायर ओपन करोगे। खैर वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। तो सेम आंसर आ रहा है उससे भी। हाँ सर, उससे भी वही आ रहा है। एक मिनट में वापस चेक करता हूँ। वापस चेक कर लो एक बार, फिर चेक कर लो। चलो हाँ भाई, x बिलोंग्स टू -1 टू 2, तो एक बार फिर लेट x² -2x - 2 इक्वल्स टू t लिया हमने। सो t बिलोंग्स टू, इस बार क्या होगा? वर्टेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? देखो -b/2 कितना आ रहा है 1। यस, 1 बिलोंग्स टू -1 टू 2। दैट्स व्हाई एक बार फिर वर्टेक्स पे इसकी मिनिमा आएगी तो क्या आ जाएगी वो -3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो -1 रख दो और 2 रख दो। -1 रखोगे तो क्या आएगा 1, और 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 रखने पे क्या आएगा -2। यस सर -2। यस सर माइनस। सर वो ये है क्या 19/4 टू 11 है क्या? अभी देख लेते हैं, ऐसे कुछ आना चाहिए। सेम आंसर आ रहा है 19/4 का। t बिलोंग्स टू -3, सेम ही रहेगा। t बिलोंग्स टू -3 टू 1। अब y इक्वल्स टू क्या हो गया था? y इक्वल्स टू हो गया था t² + 3t + 7 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू -3 टू 1। जैसे हमने पिछली बार चेक किया था, एक बार फिर -b/2 चेक करो, और ये है -3/2 जो कि आ रहा है फिर से एक बार -3 से 1 के बीच में आ रहा है। तो फिर देखो ये देख रहे हो, ये रियलाइज करो कि कुछ और नहीं है, दो क्वेश्चंस एक साथ क्लब हो गए बस। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। एक बार फिर y की रेंज क्या होगी? ऑब्वियसली जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -d/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो क्या आंसर आएगा भाई इसका? y बिलोंग्स टू क्या आएगा -d/4 है। -d/4 क्या आया था 19/4। मैक्सिमम के लिए -3 रख दो यहाँ पर और 1 रख दो और उसको कंपेयर कर लो। 1 पर इसके 11 ये आ गया आंसर। हो गया, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन।
ऐसा करते हैं कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक को मिक्स करते हैं और एक नया क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। सर ये जो क्वेश्चन था वो कैसे लेवल का था? ठीक था, लेंथी और थोड़ा ट्रिकी भी था, तो मैंने कहा ना मेन लेवल का जो अच्छा क्वेश्चन होता है। बट सब्स्टिट्यूशन के थे ना, मतलब दोनों जो पिछले वाले थे मतलब एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे। एक ही और ये भी सिमिलर क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस मैं इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करूंगा। ध्यान से देखना। 3 sin x minus 4 cos x whole square, 3 sin x minus 4 cos x whole square plus 4 cos x minus 3 sin x plus 1 for all x belongs to R। रेंज फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। जैसे ये क्वाड्रेटिक फिनिशिंग टेस्ट पे पहुंचेंगे ना, मैं तुम्हें हर चैप्टर में जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसको कनेक्ट करके क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में, जेई में स्पेशली, वो एक चैप्टर से नहीं आते हैं, वो मल्टीपल चैप्टर से एसोसिएटेड होते हैं। तो तुमने तो बताओ भैया आप स्टार्ट कैसे करेंगे? Obviously starting point तो वही है। We will try to convert this into a quadratic. Let 3 sin x minus 4 cos x equals to t. But now you know, before you substitute 3 sin x minus 4 cos x as t, you have to find the range of t. What is the range of t? What is the range of t? Minus 5 to 5 to 5. Plus 5 to 5. Minus 5 to plus 5. Minus 5 to plus 5. अब जरा t डाल दो यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, क्योंकि यहाँ देखो माइनस कॉमन लोगे तब आएगा 3 sin x minus 4 cos x। और t पर अब रेस्ट्रिक्शन है कि वो -5 से +5 के बीच में हो सकता है। वर्टेक्स -b/2 है, कितना आ रहा है भाई? हाफ आ रहा है, 1/2। यस, हाफ जो है वो देखो -5 से +5 के बीच में है। राइट, तो बताओ क्या होगी रेंज? रेंज में y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -d/4 है, प्लस 3/4 है। अरे यार रामायण खत्म हो गई, तेरे को रावण मिला नहीं अभी तक। 3/4 है सर। 3/4 माइनस प्लस इतनी कैलकुलेशन में से बार बार क्या हो रही है? देखो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, इसकी रूट्स इमेजिनरी है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स का वो पॉजिटिव आएगा ना। ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। आंसर बोलने से पहले एक बार ये वेरीफाई कर लो कि मेरा आंसर सही, इससे करेक्ट हो जाएगा आंसर अपने आप। 3/4 to 31। यस सर, यही आ रहा है। 3/4 से अब देखो -5 रखोगे तो 31 आएगा, और +5 रखोगे तो 21 आएगा। ऑब्वियसली 31 इज द ग्रेटर वैल्यू, तो आंसर है 3/4 to 31। तो ये हमने रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेट कर दिया। आगे आंसर ठीक है। तो ये था हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, और अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी इसका एक्सटेंशन है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रेंज हमारा फिनिश होते ही नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश क्या होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आधा पार्ट उसका होगा, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा। ये मान के चलो कि नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक, यानी इस वीक में क्वाड्रेटिक फिनिश होने वाला है। फिनिशिंग लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट्स, कोई होमवर्क? हाँ इसका तो अच्छा खासा होमवर्क है भाई। कल डाउट के बाद दे दो, डाउट सेशन कल डाउट्स के बाद दूं? हाँ सर। सर आज ही दे दो। नहीं सर, होमवर्क आप आज ही दे दीजिए।